सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते मित्रों, ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार से शुरू हुई ये श्रृंखला आज भाषा की महत्तम, भाषा की सबसे बड़ी इकाई जिसे हम वाक्य कहते हैं, वहां तक हम आ गए हैं। इससे पूर्व की जो कक्षा थी वो वाच्य से संबंधित थी और आज हम वाक्य की बात कर रहे हैं। साथियों, यद्यपि दो प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले पढ़ने चाहिए विद्यार्थियों को, लेकिन चूंकि विद्यार्थियों का बहुत अधिक आग्रह था कि सर वाक्य प्रकरण पर बात करें, इसलिए मैं विराम चिन्ह और कारक प्रकरण इन दो बिंदुओं को छोड़ते हुए सीधा वाक्य प्रकरण पर आ गया हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, जब हमने व्याकरण शुरू करी थी, यदि आप पहली कक्षा मेरी आप देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि व्याकरण में देखिएगा ध्वनि, ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण के बाद में शब्द, शब्दों के बाद में पद और पदों के बाद में वाक्य, और वाक्य जो है यहां से हम इसको कह सकते हैं कि ये भाषा के वह अंग है, भाषा तक पहुंचने के ये राजमार्ग है जो ध्वनि से शुरू होता है और वाक्य पर आकर समाप्त होता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि वाक्य पर पूरी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, इतना बड़ा प्रकरण है। इसका विश्लेषण बहुत तरीके से, बहुत सारी दृष्टियों से वाक्य का विश्लेषण हम कर सकते हैं, लेकिन मैं सदैव आपको कहता हूं कि विद्यार्थियों का लक्ष्य विद्वत्ता को प्राप्त करना नहीं, अपितु उन तथ्यों को प्राप्त करना है जो प्रश्न उनसे परीक्षा में मिलने के लिए आने वाले हैं। वाक्य से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। वाक्य में किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही वाक्य में कहां पर दोष उत्पन्न होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वाक्य की कुछ सामान्य चीजें जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि भाषा के दो रूप है। भाषा जो है उसके दो रूप है, एक रूप है मौखिक रूप और एक है लिखित। देखिए, जब मैं यहां से शुरू करता हूं कि मौखिक दृष्टि से, या यूं कह सकता हूं कि लघुतम जो श्रव्य इकाई है भाषा की, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लघुतम जो श्रव्य इकाई है वो ध्वनि है, लघुतम जो दृश्य इकाई है वो वर्ण है, और लघुतम से उल्टा कर लें तो महत्तम श्रव्य और महत्तम दृश्य जो इकाई है वो वाक्य है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, अर्थ की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्वनि का जब हम लेखन कर देते हैं तब वो वर्ण बन जाता है, तो वर्ण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है और ध्वनि का संबंध भाषा के मौखिक रूप से है। लेकिन वाक्य लिखित भी होते हैं और मौखिक भी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। साथियों, ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्णों से अक्षर बनते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं। ध्वनि और वर्ण ये जो है सार्थक और निरर्थक का यहां पर प्रश्न नहीं आता, लेकिन शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लघुतम सार्थक इकाई यदि आपसे कोई पूछे तो ध्वनि और वर्ण नहीं, शब्द है। अब शब्द और पद में क्या अंतर है, यह रीट में पूछा गया एक प्रश्न है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह जो है वो शब्द कहलाता है। जैसे मैंने राम एक शब्द लिखा, ये वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है। राम लिख दूं या मरा लिख दूं, ये शब्द है। वो शब्द किस भेद का है वो हम आगे पद परिचय में बात करने वाले हैं। तो साथियों, राम क्या है, शब्द है, और इस शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तब वह शब्द नहीं रहता, तब वो पद बन जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह
जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो वो शब्द कहलाता है। और शब्द जैसे ही उसका वाक्य में हम प्रयोग कर देते हैं, वाक्य में विन्यास कर देते हैं, वाक्य में अन्य अंगों के साथ उसका जब हम विन्यास कर देते हैं, तब वह शब्द ही पद बन जाता है। और ऐसे पदों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो समूह है उसका नाम वाक्य है। मैंने राम आपसे पूछा, राम क्या है? आप सबका उत्तर आप जानते हैं कि राम एक शब्द है। लेकिन मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम क्या है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये एक वाक्य है और राम पुस्तक पढ़ता में आया हुआ जो राम है वो शब्द नहीं है, वो पद है। और पुस्तक भी पद है, पढ़ता भी पद है और है भी पद है। इसका मतलब ये हुआ कि पदों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो तरीका है, व्यवस्थित जो गुंफन है, उसका नाम वाक्य है। वाक्य जो है भाषा की अभिव्यक्ति की दृष्टि से मनुष्य के मन में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने मन में जो कुछ भी उसके हृदय में जो भाव होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए वाक्य का ही तो सहारा लेता है। शब्दों का अर्थ होता है, लेकिन शब्दों से किसी अभीप्सित अर्थ की प्राप्ति हमें नहीं होती है। शब्दों से हमें किसी इच्छित, अभीष्ट, अभीप्सित अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है जब तक हम उनका वाक्य में प्रयोग नहीं कर दें। तो ये ध्यान रखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में ये कितने पद होंगे? 1, 2, 3 और 4। ये 4 पद मिले तो इससे एक पूर्ण अर्थ की जो है प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य हम किसे कहते हैं? देखिए, यहां से परिभाषा से मैं शुरू करता हूं आज की बात। सार्थक एवं मानक वाक्य निर्माण के लिए मैंने आपको यह बता दिया कि वाक्य जो है पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है, जिससे पूर्ण अभिलषित, पूर्ण कांक्षित, पूर्ण इच्छित अर्थ की प्राप्ति होती है। वाक्य का संबंध भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही पक्षों से है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से यदि मैं कहूं तो भावों के आधार पर या अर्थ के आधार पर भाषा की जो वृहत्तम, महत्तम या सबसे बड़ी जो इकाई है वो वाक्य है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। साथियों, चलिए आगे चलते हैं। वाक्य में किस चीज की आवश्यकता होती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा पर आप जरा गौर फरमाएं कि सार्थक एवं मानक वाक्य निर्माण के लिए, सार्थक क्योंकि वाक्य जो है वो पदों का समूह नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे, अब मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है, हम बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। यदि मैंने आपसे कहा कि क्या पदों का समूह वाक्य है, तो आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। पदों का समूह वाक्य नहीं हो सकता। पदों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह जिससे किसी सार्थक, जिससे किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वही वाक्य है। और इसलिए कहा कि सार्थक एवं मानक। मानक का अर्थ क्या है? देखिए, मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि हिंदी भाषा के 2 रूप है साथियों, एक तो राजभाषाई और एक राष्ट्रभाषाई। राष्ट्रभाषाई रूप में हम जैसे चाहें वैसे बोले, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं। लेकिन जब मानक की बात होती है तो वहां पर कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा क्रम पहले आएगा, कौन सा पद का वाक्य में पहले प्रयोग करना चाहिए, किस पद का वाक्य में बाद में प्रयोग करना चाहिए, ये चीजें जरूरी हैं। इसलिए यहां पर कहा कि सार्थक एवं मानक वाक्य निर्माण के लिए ये वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा ये नहीं बताने वाला कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि जब तक हम वाक्य की संरचना के विषय में नहीं जानेंगे, जब तक हम उसकी संरचना किस प्रकार से होती ये नहीं जानेंगे, जब तक शुद्ध और अशुद्ध वो जो है बोल मिठू राम वाली तोता मत बनिए। आपको एक एक चीज को हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाक्य में आकांक्षा बहुत आवश्यक है साथियों। जैसे मैंने कहा कि वाक्य का पहला जो तत्व है उसका नाम है आकांक्षा। और आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? आकांक्षा जो है उसका अर्थ होता है अर्थ ज्ञान पूर्ति की जिज्ञासा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह बोलता है तो श्रोता के मन में, वक्ता जो है वो बोलता है, श्रोता सुनता है। तो वक्ता द्वारा बोले गए एक पद के अनंतर श्रोता को सुनने के बाद में जो अर्थ ज्ञान की जो आकांक्षा होती है, जो इच्छा होती है, जो जिज्ञासा होती है, उसका नाम है आकांक्षा।
आकांक्षा का मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपसे एक वाक्य बोला कि खाता है, तो ये खाता है वाक्य जो है, यदि मैं वाक्य संरचना की दृष्टि से देखूं तो ये पूर्ण वाक्य है, लेकिन ये इसमें आकांक्षा की कमी है। क्यों आकांक्षा की कमी है? आकांक्षा की पूर्ति होना आवश्यक है। यदि आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि खाता है, या मैंने कहा कि मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, या मैदान में खेल रहे हैं, कुछ भी मैंने एक वाक्य लिखा, देखिएगा मैंने दो वाक्य आपके सामने रखे हैं। इन दोनों वाक्यों में ये दोनों वाक्य तो हैं, लेकिन ये अर्थ की दृष्टि से पूर्ण वाक्य नहीं है। यदि आपसे इस प्रकार के वाक्य पूछे और पूछे कि ये वाक्य क्यों अपूर्ण है, ये इसलिए अपूर्ण है क्योंकि इसमें आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही। जब मैंने बोला कि खाता है, तो खाता है जैसे ही श्रोता सुनेगा तो उसके दिमाग में दो चीजें आ सकती है। एक तो खाता बैंक में होता है, एक क्या खाता है? फल खाता है, भोजन खाता है, या कोई और पदार्थ को खाता है। तो ये खाता है वाक्य अपूर्ण है, आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा मैदान में खेल रहे हैं, अब यहां पर ये वाक्य देखा जाए तो पदों की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से और हिंदी वाक्य संरचना की दृष्टि से ये पूर्ण वाक्य है, लेकिन इसमें आकांक्षा का अभाव है। मैदान में खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? लड़के खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, युवा खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, कौन? तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ जान पूर्ति की जिज्ञासा की जब तक संपूर्ति नहीं होती है, जब तक वो पूर्ति नहीं होती है, उस वाक्य में आकांक्षा की कमी होती है। और एक वाक्य पदों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह तो होता है, लेकिन उसमें आकांक्षा की पूर्ति होना आवश्यक है। यदि वाक्य में पदों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हुए भी आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती तो वो वाक्य नहीं होता। आकांक्षा के बाद में मैंने यहां पर लिखा है दूसरा कि पदों में परस्पर योग्यता भी होनी चाहिए। अब ये योग्यता क्या चीज है? जैसे मैंने आपसे कहा, योग्यता का मतलब है तर्क सम्मत संबंध। जो पद बोल रहे हैं हम, उन पदों के मध्य तर्क सम्मत संबंध होना चाहिए। यदि तर्क सम्मत संबंध नहीं है तो भले ही वो पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है, वो कभी भी वाक्य नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये मैं आपकी एक नींव बना रहा हूं जिस पर आप फिर जो है बड़ा भवन खड़ा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वाक्य में जब तक योग्यता नहीं होगी, अर्थात तर्क सम्मत संबंध आवश्यक है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला और मैंने कहा कि कृषक या मजदूर या किसान, कृषक कुदाल से खेत जोत रहा है, खेत जोत रहा है या जोतता है। मैंने ये वाक्य बोला। अब देखिए, इसमें जो है कृषक जो है वो करता है, कुदाल से करण कारक है और खेत कर्म कारक है और जोतता क्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कारकों की दृष्टि से देखूं या वाक्य में पदों के क्रम की व्यवस्था की दृष्टि से देखूं, तब तो ये इस वाक्य में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन साथियों, यदि मैंने आपसे पूछा कि कृषक कुदाल से खेत जोतता है, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये वाक्य अशुद्ध है। यहां पर अशुद्ध नहीं था ये वाक्य, यहां पर आकांक्षा का अभाव था। ये वाक्य पद क्रम की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन योग्यता की दृष्टि से ये वाक्य जो है कृषक कुदाल से खेत जोतता है, ये अशुद्ध है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुदाल से हल नहीं जोता जाता। ये ध्यान रखिएगा कि कुदाल से हल नहीं, इसलिए हमें खेत नहीं जोता जाता, इसलिए हमें क्या कहना चाहिए था? कृषक हल से खेत जोतता है। हमें इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि रमेश इधर आओ, और रमेश इधर आओ और रमेश आग से पौधे को, या रमेश आग से पौधे को सींचता है। अब देखिएगा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं यदि पदों का व्यवस्थित और सार्थक समूह कोई वाक्य कहूं तो फिर यह वाक्य की श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन साथियों, रमेश आग से पौधे को सींचता है, यह वाक्य परीक्षा में पूछा भी गया है, कर्ता वहां पर चेंज था। रमेश आग से पौधे को सींचता है, यह वाक्य अशुद्ध है। और क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इस वाक्य में जो पद आया है उस पदों में तर्क सम्मत संबंध नहीं है। होना क्या चाहिए था? क्योंकि आग से सिंचन का काम नहीं होता।
सिंचने का काम जल से होता है। यदि मैं आग के स्थान पर जल से रख दूं तो फिर इस वाक्य में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये वाक्य पद क्रम की दृष्टि से ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इस वाक्य में किसका अभाव है? योग्यता का अभाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य में आकांक्षा, फिर योग्यता, और तीसरा तत्व देखिएगा मैंने लिखा है सन्निधि। वाक्य में सन्निधि होनी चाहिए। बिना सन्निधि, सन्निधि का अर्थ होता है समीपता। आपको ये जानना चाहिए कि वाक्य में जो पदों का जो प्रयोग हम करते हैं, यदि उन पदों में परस्पर यदि समीपता नहीं है तो वो फिर पदों का व्यवस्थित क्रम होते हुए भी उसे हमें वाक्य नहीं कहना चाहिए। जैसे मैंने सुबह 7 बजे बोला गाय, फिर 8 बजे बोला घास, और फिर मैंने जो है 9 बजे बोला चर, और फिर 10 बजे बोला रही है। देखो, ये वाक्य यदि पद की दृष्टि से देखूं, पदों की व्यवस्था की दृष्टि से देखूं, तो इस वाक्य में कोई दोष नहीं है। लेकिन गाय घास चर रही है, गाय घास खा रही है, इस प्रकार का जो वाक्य है, यदि इस प्रकार डॉट डॉट करके आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तो ये गलत है। या आपसे ये पूछ ले कि गाय डॉट 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 घास डॉट 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 चर रही है, ये वाक्य में किसका अभाव है? तो सन्निधि, समीपता का साथियों यहां पर अभाव है। समीपता का मेरा मतलब यह है कि यहां पर इन पदों में एक निरंतरीय होना चाहिए। मैंने सुबह 7 बजे बोला रमेश, 8 बजे बोला आज, 9 बजे बोला हिंदी की, 10 बजे बोला कक्षा होगी। मैं पदों की दृष्टि से यदि देखूं तो मैंने वाक्य में ठीक प्रयोग किया है, लेकिन उस पदों में क्या नहीं है? परस्पर समीपता नहीं है, सामीप्य नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वाक्य में जो पद जो प्रयुक्त हो रहे हैं उसमें सामीप्य होना चाहिए, समीपता होना चाहिए, तभी वो वाक्य हो सकता है। दूसरा साथियों, एक और गुण होता है वाक्य का, उसको हम बोलते हैं तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब क्या है? किसी वक्ता द्वारा बोले गए पदों का देश, काल और वातावरण के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। तो वाक्य के ये गुण है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य, ये 4 गुण हैं। और इन चारों गुणों में से 3 गुणों का उल्लेख आचार्य विश्वनाथ ने किया। हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तात्पर्य का अर्थ क्या होता है? पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह भले हो, लेकिन यदि वक्ता बोल रहा है तो उन पदों का अर्थ जो है वो देश, काल और वातावरण के अनुसार लगाना चाहिए। जैसे मैंने कहा सैंधव लाओ, मैंने कहा सैंधव लाओ। साथियों यहां पर देखो, सैंधव जो शब्द है, इस प्रकार के बहुत सारे जो द्विअर्थी शब्द हैं, जिसको हम यूं कहते हैं कि अनेकार्थी जो शब्द है, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करने पर हमें देश, काल और वातावरण के अनुसार उसका अर्थ लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा सैंधव लाओ, इस वाक्य में किस बात की कमी है? तो तात्पर्य की कमी है। अब कैसे? एक जो है पिता जो है भोजन कर रहा है। अब सैंधव के 2 अर्थ है, आपको ये जानना चाहिए कि सैंधव जो है वो घोड़े को भी कहते हैं, और सैंधव जो है वो सिंधु नदी में निकलने वाला जो लवण, नमक जो है वो भी सैंधव है। सैंधव, जिसको हम सैंधा नमक कहते हैं। तो सैंधव शब्द के 2 अर्थ है, घोड़ा भी अर्थ है, लवण भी अर्थ है। लेकिन यदि तात्पर्य देश, काल और वातावरण, देश, काल, वातावरण कैसे? मैं भोजन कर रहा हूं, मैं मेरे पुत्र से कहता हूं कि बेटा सैंधव लाओ। अब यहां पर सैंधव लाने की जगह यदि वो जो है उस वक्त भोजन करते वक्त यदि वो घोड़ा लेकर के आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे द्वारा जो मैं वक्ता था, श्रोता ने सुना, लेकिन देश, काल, वातावरण के अनुसार सैंधव का अर्थ नहीं लगा पाया, तो इससे पूर्ण अभिलषित अर्थ की प्राप्ति कहां हुई? तो वाक्य में तात्पर्य को जानना जरूरी है। और एक सैनिक यदि युद्ध के लिए जा रहा है और उस वक्त वो अपनी किसी सेना के किसी को पुकारता है कि सैंधव लाओ, और वो उस वक्त जो है नमक लेके आ जाए, तो भी पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है, लेकिन वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि उस वक्त उसे लवण की आवश्यकता नहीं, उसे घोड़े की आवश्यकता थी। ऐसा आपको जानना चाहिए। मैं समझता हूं कि चीजें आपको क्लियर हुई कि वाक्य के 4 गुण होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। आकांक्षा का अर्थ होता है अर्थ ज्ञान पूर्ति की जिज्ञासा। जब एक पद सुनते हैं, जैसे मैंने गाय शब्द बोला, गाय के बाद में मैं यदि कुछ आगे नहीं बोल रहा हूं तो आपके मन में आ सकता है कि गाय जा रही है, आ रही है, गाय चौपाया है, गाय दुधारू है, गाय अच्छी है, गाय बुरी है। तो हमें अर्थ ज्ञान की पूर्ति के लिए दूसरे पद को रखने की आवश्यकता होती है, वो आकांक्षा है।
योग्यता का मतलब मैंने आपको तर्क सम्मत संबंध बता दिया। यदि मैं कहूं कि राम जो है वो सुई से काजल निकालता है तो उसमें योग्यता का अभाव है, क्योंकि आंख में सुई से काजल नहीं निकाला जाता। सन्निधि का अर्थ जो है वो समीपता है। प्रहर प्रहर के बाद में हमें पदों को नहीं बोलना चाहिए। एक जो है लयात्मक दृष्टि से वाक्य में पदों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होना चाहिए, तभी वो वाक्य है। और तात्पर्य का मतलब है कि ऐसे द्विअर्थी शब्द जिनका देश काल और वातावरण के अनुसार जो है हमें अर्थ लगाना चाहिए, उस समय उस व्यक्ति को किस बात की किस वस्तु की आवश्यकता है उसके अनुसार ही हमें उसके अर्थ को जानना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन चारों गुणों के बारे में बात होगी। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको मिटा रहा हूं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। साथियों, ये चार चीजें वाक्य में बहुत जरूरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे जो है कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो वाक्य के लिए आवश्यक है। देखिए, आइए बात करते हैं क्या है। साथियों, ये हो गया। उसके बाद में पद क्रम। वाक्य अशुद्धि के कौन कौन से कारण होते हैं? मैंने आपको चार चीजें दी, बता दी कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। लेकिन वाक्य अशुद्धि के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। एक तो वाक्य में पद क्रम का सही निर्वाह नहीं होता तो पद क्रम संबंधी दोष होता है, और एक जो है वाक्य में पद संबंधी दोष होता है। साथियों, हमें ऐसा जानना चाहिए कि वाक्य की जो अशुद्धि है वो दो स्तरों पर होती है। एक तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि, पदों के क्रम का निर्वाह। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनका क्रम किस आधार पर होना चाहिए, वो पद क्रम है। कौन पहले कौन बाद में, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। दूसरी जो अशुद्धि है वो पद संबंधी जो अशुद्धि है, वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो सकती है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो सकती है, वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है। ये सब पद संबंधी अशुद्धि है। क्रिया संबंधी अशुद्धि हो सकती है। और इससे ज्यादा जो पद संबंधी अशुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो लिंग और वचन। लिंग और वचन के कारण वाक्य जो है अशुद्ध हो सकता है। संज्ञा के कारण, संज्ञा का सम्यक प्रयोग नहीं हुआ तो, सर्वनाम का उचित प्रयोग नहीं है तब भी वाक्य अशुद्ध है। विशेषण का सम्यक यदि हमने निर्वहन नहीं किया, विशेष्य के अनुसार उसका लिंग और वचन नहीं रखा तो भी वाक्य अशुद्ध है। क्रिया, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग की क्रिया, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाली जो बातें मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताई थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके कारण पद संबंधी अशुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार वाक्य में यदि लोकोक्तियों और मुहावरों का सही प्रयोग नहीं किया जाए तो भी पद संबंधी अशुद्धि वहां पर होती है। साथ ही साथियों, यदि वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध है तो वो वाक्यनिक दृष्टि से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वर्तनी, लिंग, वचन, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारे के सारे। इसी प्रकार वाक्य में जो है अनुचित पद के प्रयोग के कारण वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है। पिछली बार रीट में एक प्रश्न आया था कि साहित्य और समाज का घोर संबंध है। यहां पर ये जो था घोर जो पद था, साहित्य और समाज का घोर संबंध है, समाज का घोर संबंध है। ये जो वाक्य जो था वो क्यों अशुद्ध था? क्योंकि इसमें अनुचित पद का प्रयोग किया गया। अनुचित पद का प्रयोग किया गया। साहित्य और समाज का घोर संबंध है, ये वाक्य ठीक नहीं है क्योंकि इसमें घोर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। या तो हमें कहना चाहिए साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। इसका मतलब उपयुक्त पद का प्रयोग होना चाहिए, अनुचित या अनुपयुक्त पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि साहित्य और समाज का अन्योनाश्रय संबंध है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। या फिर जो है कहीं कहीं पर वाक्य में अधिक पदत्व दोष आ जाता है। अधिक पदत्व दोष अर्थात जहां पर एक पद से काम चल सकता है वहां पर दो पदों का प्रयोग। जैसे मैं कहूं कि मैं केवल मात्र उसे जानता हूं तो केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। मैं यदि यह कहूं कि प्रातःकाल के समय सूर्योदय होता है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, क्योंकि प्रातःकाल, काल और समय ये जो है परस्पर पर्यायवाची है, तो वहां पर अधिक पदत्व या अधिक पदत्व दोष, काव्यात्मक दृष्टि से यदि मैं कहूं तो अनावश्यक पद या अधिक पदत्व दोष जो है उसके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा।
वाक्य अशुद्धि दो स्तरों पर होती है, एक पद क्रम संबंधी दोष, एक पद संबंधी दोष। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पद क्रम संबंधी दोष की बात करेंगे। पद संबंधी में फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, लोकोक्ति, मुहावरों का असंगत प्रयोग, अनुचित पद का प्रयोग, अधिक पदत्व का, अनावश्यक पद का प्रयोग, या फिर वर्तने की दृष्टि से भी वाक्य अशुद्ध हो सकता है। उम्मीद है यहां तक बताई गई चीजें आपको भली भांति अधिगम हुई होंगी। साथियों, मैंने आपको कहा कि वाक्य अशुद्धि के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो पद क्रम का सम्यक निर्वाह यदि नहीं हुआ है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, या फिर जो है पद संबंधी अशुद्धि जो है उसके कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा है पद क्रम, अन्विति एवं विराम आदि चिन्हों, विराम चिन्ह का प्रयोग भी, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा में। हालांकि विराम चिन्हों का अभी तक भली भांति जो है स्थिरीकरण, यथास्थान प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसके बहुत सारे मानक नियम धीरे धीरे हिंदी भाषा जैसे जैसे विकसित होगी वैसे वैसे होंगे। लेकिन अभी तक जो मानक दृष्टि से जिन विराम चिन्हों का प्रयोग जिस प्रकार से हमें करना चाहिए, योजक चिन्ह कहां पे लगाना चाहिए, जो है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये हमें कहां पर कोष्ठक का प्रयोग करना चाहिए, कौन से कोष्ठक का प्रयोग करना चाहिए, ये सब चीजें भी वाक्य अशुद्धि का कारण हो सकता है। अन्विति का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि वाक्य में जो परस्पर जो पद आए हैं वो परस्पर अन्वय होना चाहिए। जैसे मैं कहूं, यदि मैंने आपसे एक बात कही कि भाई जो है धोबी कपड़े धोती हैं, यदि मैंने कहा कि धोबी कपड़े धोती हैं, तो ये जो वाक्य है उसमें कैसा दोष है? अन्विति का दोष है। किसकी अन्विति? कर्ता और क्रिया की अन्विति, अर्थात अन्वय ठीक नहीं हो रहा है। कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया जो है पुल्लिंग आनी चाहिए। धोबी कपड़े धोते हैं या धोबी कपड़े धोता है, ये वाक्य तो शुद्ध है। पद क्रम, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने कहा पटरी रेलगाड़ी पर चलती है, होना चाहिए था रेलगाड़ी पर पटरी चलती है, तो पद क्रम संबंधी दोष है। अन्विति का दोष हो सकता है, विराम चिन्ह का दोष हो सकता है। साथियों, इन सब का आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, पद क्रम, अन्विति एवं विराम आदि चिन्हों का यथास्थान सम्यक निर्वाह आवश्यक है, अन्यथा वाक्य व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। मैं इस ऊपर वाली लाइन को मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, ये बहुत आवश्यक बात थी जिसमें हमने अभी तक ये बात करी कि वाक्य में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए इस कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं शुरू करता हूं कि पदों का क्रम, वाक्य में पदों का जो क्रम है, पद क्रम का निर्वहन किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, हिंदी बहुत सहज और सरल भाषा है और हिंदी में जैसा कि हम जानते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी वाक्य में, वाक्य संरचना में कर्ता को पहले लिखा जाता है, उसके बाद में कर्म को लिखा जाता है और उसके बाद में क्रिया को लिखा जाता है। ये वाक्य के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, हो सकता है सारी चीजें लिख नहीं पाऊं। वाक्य में तीन चीजें महत्वपूर्ण है, कर्ता, कर्म और क्रिया। साथियों, ये वाक्य की जो है, वाक्य की एक जो है महत्वपूर्ण घटक त्रयी, ये त्रयी कहलाती है। इन त्रयी में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं सदैव आपको कहता हूं कि वाक्य में आपसे पूछे कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों में से महत्वपूर्ण कौन है, तो क्रिया महत्वपूर्ण है। क्योंकि संस्कृत में तो यहां तक कह दिया गया कि एक तिंग वाक्यम, तिंग कहते हैं क्रिया को, कि एक तिंग, जैसे मैंने कहा खाता है, पढ़ता है, सोता है, ये वाक्य है। लेकिन राम, श्याम, ये जो कर्ता जो है उससे किसी अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही। मैंने पुस्तक, रामायण, दुग्ध, जयपुर, मैंने कोई स्थान बोला, कुछ भी बोला, वो कर्म से भी वाक्य की पूर्ति नहीं होती। इसका मतलब वाक्य में, वाक्य की जो संरचना की जो त्रयी है, इन त्रयी में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो क्रिया है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हम ये बात कर रहे थे कि हिंदी के जो सामान्य वाक्यों की जो संरचना होती है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, पहले कर्ता लिखते हैं। कर्म यदि हो, जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार की क्रियाएं होती है, सकर्मक, सकर्मक जो वाक्य होगा उसमें कर्म का प्रयोग होगा। यदि वाक्य अकर्मक है तो उसमें कर्म का प्रयोग नहीं होगा। तो कर्म की यदि आवश्यकता हो या इस वाक्य में कर्म आता है तो कर्म का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो ऐसा ध्यान रखें कि कर्ता, कर्म और क्रिया, पहले कर्ता लिखें, फिर कर्म यदि है तो लिखें और क्रिया लिखें। ऐसी वाक्य की संरचना होती है। जैसे मैंने कहा, सामान्य सी बात कही मैंने कि राम पुस्तक पढ़ता है, या मैंने बोला राम ने पुस्तक पढ़ी, या मैंने बोला राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई,
ये तीनों ही जो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य राम से पढ़ा जाता है, ये जो तीनों वाक्य हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें यदि कर्म है तो कर्म लिखना है, कर्म यदि वाक्य में नहीं है तो नहीं लिखोगे। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, पहले वाक्य में कर्ता लिखें, उसके बाद में कर्म लिखें और उसके बाद में क्रिया लिखें। ये बहुत ही जो है चतुर्थ कक्षा की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल शून्य से इन बातों को सीखना चाहते हैं। साथियों, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है कि कर्ता, कर्म और क्रिया इनके विस्तारक होते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि श्याम का पुत्र राम हिंदी की पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है। मैंने एक वाक्य ये लिख दिया। साथियों, इसमें क्या हुआ? देखिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी वाक्य संरचना में कर्ता, कर्म और क्रिया का इसी क्रम में निर्वहन होना चाहिए। लेकिन मैंने यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि श्याम का पुत्र राम हिंदी की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। साथियों, इसमें क्या हुआ कि यहां पर देखिएगा, मैंने आपको कहा कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के विस्तारक यदि हो, कर्ता के जितने भी विशेषण हैं ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता और कर्ता के विशेषण और कर्ता से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो कर्ता के विस्तारक कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। और कर्म का विस्तारक और कर्म, क्रिया का विस्तारक और क्रिया, जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। वाक्य संरचना में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक वाक्य का उद्देश्य होता है, एक वाक्य का विधेय होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि उद्देश्य का अर्थ होता है कि कर्ता और कर्ता के विशेषण और कर्ता से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सब उद्देश्य में आते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए उद्देश्य का अर्थ क्या है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का जो कर्ता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के जो विस्तारक हैं, कर्ता के जो विशेषण हैं, जैसे मैंने कहा सफेद गाय हरी घास चरती है। मैंने एक वाक्य लिख दिया कि सफेद गाय हरी घास ज्यादा खाती है। मैंने ये वाक्य लिख दिया। अब देखिए, इसमें गाय क्या है? उद्देश्य है। खाती है क्या है? विधेय है। आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य का अर्थ होता है जिसके बारे में हम वाक्य में विशेष करके बात करते हैं, वह वाक्य का उद्देश्य पद होता है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे विस्तार से। तो हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाय के बारे में। इस वाक्य में आपसे पूछे कि वाक्य का उद्देश्य पद कौन सा है, और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, आपसे एक वाक्य दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि उक्त वाक्य में उद्देश्य कौन है। तो यहां पर मैंने कहा कि सफेद गाय हरी घास ज्यादा खाती है। इसमें गाय जो है वाक्य की कर्ता है, ये ध्यान रखिएगा, और घास जो है वो वाक्य का कर्म है, और खाती है जो वाक्य का क्रिया है। तो ये ज्यादा, हरी और सफेद क्या है? साथियों, सफेद कर्ता का विस्तारक है, हरी कर्म का विस्तारक है, और ज्यादा क्रिया का विस्तारक है। तो वाक्य में जो हमने ये बात बताई कि कर्ता, कर्म और क्रिया होना चाहिए इस क्रम में, लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले आता है, कर्म का विस्तारक कर्म से पहले आता है, और क्रिया का विस्तारक यदि है तो क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले आता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए उद्देश्य का अर्थ क्या है। तो उद्देश्य का अर्थ जैसे गाय, अब ये सफेद, ये क्या है? उसका विशेषण है, या फिर कर्ता से संबंधित जो शब्द है, कर्ता से संबंधित शब्द है वो जो है वो क्या कहलाएंगे? बोलो, उद्देश्य कहलाएंगे। और इसी को हम कर्ता का विस्तारक कहते हैं। तो कर्ता का विस्तारक, ये ध्यान रखिएगा, कर्ता का विस्तारक वाक्य में कर्ता से पहले प्रयुक्त होता है। और जैसे मैंने कहा कि घास, तो घास से पहले क्या आया? हरी घास या सूखी घास। तो घास कर्म है और हरी क्या है? उसका विस्तारक है, जो कि कर्म का विस्तारक कर्म से पहले आता है। यूं कह सकता हूं कि कर्म और कर्म के विशेषण और कर्म से जुड़े हुए जो शब्द हैं वह कर्म के विस्तारक कहलाते हैं, जो कि जिनका प्रयोग हमें कर्म से पहले करना चाहिए। और क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले आता है। यहां पर खाती है क्रिया है, ज्यादा क्या है? उस क्रिया का विस्तारक है। और वो ज्यादा शब्द का जो प्रयोग है वो खाती है से पहले हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा क्रिया का जो विस्तारक है
उसका प्रयोग क्रिया से पहले हमें करना चाहिए। यह बात आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। यदि इस प्रकार से आप इन बातों को यदि जानोगे, समझोगे, तो वाक्य में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं हो सकती। यह आप ध्यान रखिएगा। तो कर्ता, कर्म और क्रिया का विस्तारक यदि है तो कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार कर्म से पहले और क्रिया का विस्तार क्रिया से पूर्व आपको रखना चाहिए। ऐसा करने से आप जो है बहुत सारी अशुद्धियों से आप बच सकते हैं। साथियों, विधेय और उद्देश्य, ये इसके बारे में हमने बात कर ली। विधेय का मतलब क्या है, ये एक बात और बता देता हूं। उद्देश्य हम किसे कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं कि कर्ता, कर्ता के विशेषण और कर्ता से संबंधित जितने भी शब्द हैं सब के सब उद्देश्य कहलाते हैं। और कर्ता के आगे क्रिया तक जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कर्म है, चाहे वो देखो ऐसे कह सकते हैं कि विधेय का अर्थ क्या है, क्रिया, या फिर क्रिया के विशेषण, या फिर कर्म, या फिर कर्म के विशेषण, कर्म के विशेषण, या उस वाक्य में यदि पूरक आया है तो पूरक एवं पूरक का विस्तारक, पूरक का विस्तारक, ये सब कुछ वाक्य में कहां उसे क्या बोलते हैं, विधेय। तो वाक्य के दो मुख्य घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का एग्जैक्ट अर्थ होता है कर्ता और विधेय का एग्जैक्ट अर्थ होता है क्रिया। बाकी उद्देश्य के अंतर्गत आपको कोई पूछे तो कर्ता, कर्ता के विशेषण, कर्ता से संबंधित शब्द, कर्ता के सब विस्तारक कहलाते हैं और यही वाक्य में उद्देश्य होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि विधेय क्या होता है तो क्रिया, क्रिया के विस्तारक, या क्रिया, क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण, पूरक एवं पूरक का जो विस्तारक है वो सारा का सारा विधेय होता है। और हिंदी में किसी भी वाक्य को हमें दो ही स्तर पे देखना है। एक तो वाक्य में उद्देश्य पद होता है और उद्देश्य का फिर विस्तारक, एक विधेय पद होता है और एक विधेय का विस्तारक। कौन कौन सी चीजें उद्देश्य में आती है मैंने आपके सामने रख दी हैं, कौन कौन सी चीजें विधेय में आएगी इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ढंग से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों, तो ये जो है एक चीज हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है हमने कि पद क्रम, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों के विस्तारक इनसे पहले प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में सामान्यतः पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। और इन कर्ता कर्म के यदि विस्तारक हो तो कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार कर्म से पहले और क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने कहा कि राम का पुत्र श्याम हिंदी की पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। साथियों, यहां पर श्याम जो है वो क्या है, कर्ता है। राम का पुत्र ये क्या है, कर्ता का विस्तारक है। और यहां पर देखिए पुस्तकें क्या है, कर्म है। और हिंदी की क्या है, कर्म का विस्तारक है। पढ़ता क्या है, क्रिया है। और ज्यादा क्या है, क्रिया का विस्तारक है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इसका जो विस्तारक है उसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में ये बात यहां पर जो है हो गई। आगे चलते हैं। वाक्य में पद क्रम में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह वाक्य में यदि संबोधन सूचक अथवा विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाना जरूरी है तो वो सदैव कर्ता से पहले आता है। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। संबोधन सूचक अथवा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सदैव ही कर्ता से पहले करना चाहिए। ये बातें हम जानते हैं, लेकिन इनको जानी हुई चीजों को यदि हम भली भांति एक तथ्यात्मक दृष्टि से हमारे मस्तिष्क में यदि हम बिठा लें तो साथियों इसमें कहीं भी भ्रम की गुंजाइश नहीं होती। मैंने कहा कि संबोधन सूचक, जैसे मैंने कहा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें बेटा क्या है, संबोधन सूचक है। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि संबोधन सूचक अथवा विस्मयादि बोधक वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं तो जो है उसका प्रयोग हमें वाक्य में कर्ता से पहले करना चाहिए, बेटा। इसी प्रकार मैंने कहा विस्मयादि बोधक, आहा बारिश हो रही है, तो यहां पर आहा ऐसे नहीं कह सकते कि बारिश हो रही है आहा, या बारिश आहा हो रही है, आहा बारिश हो रही है। इस वाक्य में आया हुआ जो आहा पद है वो विस्मयादि बोधक है। तो यहां पर आपको एक बात और क्लियर हो गई कि पद क्रम में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में संबोधन सूचक अथवा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक है, तो उसका प्रयोग हमें वाक्य में कर्ता से पहले करना चाहिए। अब एक आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें जाननी चाहिए, वाक्य में पद कर्म के निर्वाह में हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया, और क्रिया के विषय में मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है कि एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, उन कौन कौन सी क्रियाएं होती। तो वाक्य में यदि कोई एक ऐसा वाक्य है
जिस वाक्य में क्रिया जो है वो द्विकर्मक है। अब द्विकर्मक क्रिया में जैसा कि हम जानते हैं कि एक गौण कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। साथियों, गौण कर्म जो है वो सजीव होता है और उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि मुख्य कर्म जो है वो निर्जीव होता है और उसके साथ जो है कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म का प्रयोग हमें पहले करना चाहिए। यदि आपने क्रिया से संबंधित जो व्याख्यान मैंने लिया था उसको आपने सुना है तो मैंने वहां पर आपको स्पष्ट ये कहा है कि मुख्य कर्म क्रिया के समीप होता है, निर्जीव होता है, को चिन्ह से रहित होता है, अर्थात कारक चिन्ह का प्रयोग उसमें नहीं होता है, निर्जीव होता है, जबकि गौण कर्म सजीव होता है, क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है और उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वाक्य में इस बात को जो बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण बात है। वाक्य में यदि कोई दो कर्म है तो जो सजीव कर्म है उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, निर्जीव के साथ को चिन्ह का प्रयोग चाहे वो एक कर्म है या द्विकर्मक किसी रूप में आ रहा है तो निर्जीव के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहां पर दो क्रियाएं मैंने आपको लिखी है, एक तो बढ़ाना और एक बजाना। बढ़ाना और बजाना, इन दो क्रियाओं को छोड़ करके हमें निर्जीव कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले रखते हैं, मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि दादी ने कहानी बच्चों को सुनाई। यदि मैंने ये वाक्य आपसे कहा कि दादी ने, या मैंने कुछ भी वाक्य यही लिख देता हूं, दादी ने कहानी बच्चों को सुनाई। साथियों, ये वाक्य जो है बच्चों को सुनाई, ये वाक्य जो है पदों का व्यवस्थित क्रम है, लेकिन इसमें कैसी अशुद्धि आपसे कोई पूछे तो इस वाक्य में पद क्रम का सम्यक निर्वाह नहीं हुआ, यही इसमें अशुद्धि है। दादी ने, क्योंकि मैंने आपको कहा कि द्विकर्मक क्रिया में जो गौण कर्म है उसका पहले, मुख्य कर्म का बाद में। बच्चा जो है उसमें ये गौण कर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। कहानी मुख्य कर्म है तो मुख्य कर्म का पहले प्रयोग कर दिया गया, गौण कर्म का बाद में प्रयोग किया गया। इसका मतलब पद क्रम भंग हो गया और ये वाक्य जो है अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य क्या होगा? दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। यदि इस रूप में ये वाक्य है तो ये फिर वाक्य जो है वो ठीक है। द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म पहले प्रयोग करें, मुख्य कर्म बाद में प्रयोग करें, सजीव के साथ को चिन्ह का प्रयोग करें, निर्जीव के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, यह आप ध्यान रखिएगा। सजीव कर्म विभक्ति सहित आता है, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। सजीव कर्म जो है वो विभक्ति सहित आता है, यह आपको ध्यान रखना है। और निर्जीव कर्म जो है वो विभक्ति रहित होता है। इसमें अपवाद है बढ़ाना और बजाना, ये दो क्रियाएं हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो सजीव कर्म के साथ सदैव हमें को चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। निर्जीव के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहां पर कर्ता के साथ जब न का प्रयोग होता है तभी जो है कर्म के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है, यह भी ध्यातव्य है। साथियों, मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। मैंने लिखा है कि अमित ने अखबार को पढ़ा, और यह आपकी परीक्षा में आ गया। कोई भी अखबार को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, पुस्तक को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा, संस्कृत को पढ़ा, अमित ने हिंदी को पढ़ा, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि अखबार निर्जीव है, इसके साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध वाक्य होगा अमित ने अखबार पढ़ा, ये ध्यान रखिएगा। यदि वाक्य में कर्ता न चिन्ह से युक्त हो और उस वाक्य में यदि कोई निर्जीव कर्म आता है तो उसके साथ को का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अमित ने अखबार पढ़ा ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा पुलिस ने चोर मारा, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पुलिस यहां पर क्या है? कर्ता है, उसके साथ इसका प्रयोग हुआ है ने का, और चोर क्या है? कोई सजीव तो होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या इसका यहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए था? शुद्ध वाक्य होगा पुलिस ने चोर को मारा, ये ध्यान रखिएगा। सजीव कर्म यदि विभक्ति सहित होता है तो उसके साथ जो हमें विभक्ति सहित हो रहा है तो उसके साथ हमें को चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव कर्म है तो को चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर अमित ने अखबार को पढ़ा, ये गलत है। शुद्ध वाक्य है अमित ने अखबार पढ़ा। पुलिस ने चोर मारा, ये गलत है। पुलिस ने चोर को मारा, ऐसा वाक्य शुद्ध है। इसी प्रकार साथियों, सुमित ने सारंगी बजाया, ये गलत है। क्योंकि यहां पर देखो मैंने लिखा है कि बढ़ाना और बजाना क्रियाओं में चाहे कर्म सजीव हो या निर्जीव, सदैव उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग आपको करना है।
सुमित ने सारंगी को बजाया होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा सुमित ने सारंगी को बजाया। पुलिस ने झगड़ा बढ़ाया नहीं, पुलिस ने झगड़े को बढ़ाया। झगड़े को बढ़ाया, झगड़ा को बढ़ाया, ये भी अशुद्ध हो जाएगा, यहां पर झगड़े हो जाएगा। पुलिस ने झगड़े को बढ़ाया। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कर्म की बात हो गई जिसका आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है लेकिन छोटी सी बात है। यदि वाक्य में उपाधि, पदवी, उसका जो पद नाम है या उसकी जो उपाधि है, उसका प्रयोग हमेशा हमें नाम से पूर्व करना चाहिए। सामान्य सी बात है, सब लोग जानते हैं। हमें बोलना चाहिए, जैसे मैंने कहा डॉक्टर रमेश, रमेश डॉक्टर, ये गलत वाक्य है। रमेश डॉक्टर है, ये गलत है। डॉक्टर रमेश। योग्यता, योग्यता जिसे धारण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर रमेश एमबीबीएस, एमबीबीएस, या मैंने कहा कि डॉक्टर रमेश जो है वो जो है और कोई योग्यता उसकी जो भी होगी, डिलीट जो है डिलीट योग्यता धारी है। तो यहां पर योग्यता का प्रयोग नाम के बाद होना चाहिए। उपाधि जो है वो नाम से पहले आती है, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक ये वाक्य में ध्यान रखिएगा कि वाक्य में जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, बहुत सामान्य सा नियम है, बच्चों वाला नियम है कि पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व आती है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले करना चाहिए। जैसे मैंने कहा रमेश ने खाकर खाना, ये गलत हो जाएगा, खाना खाकर। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्रिया से पूर्व होना चाहिए। तो ये एक सामान्य सी बात थी, मुख्य क्रिया से उसका पूर्व हम प्रयोग करते हैं। एक ही वाक्य में स्थानवाचक और कालवाचक का एक साथ यदि प्रयोग हो जाता है तो पहले हमें कालवाचक और फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसको हम कह सकते हैं, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे यदि मैं ये कहूं कि मैं 5 बजे जयपुर जाऊंगा, ये वाक्य ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मैं जयपुर 5 बजे जाऊंगा, ये वाक्य गलत है। जयपुर 5 बजे जाऊंगा, ये वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे जो है वो क्या है, काल है, और जयपुर क्या है, जो अधिकरण जिसे हम स्थानवाचक कहते हैं। तो जयपुर का प्रयोग बाद में होना चाहिए, कालवाचक जो अव्यय है उसका प्रयोग हमें पहले करना चाहिए। ये बहुत सरल सी बात है। जिसे मैंने कहा हिंदी आज 2 बजे पढ़ाने वाला हूं, ये गलत वाक्य है। आपको ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि कालवाचक जो अव्यय है उसका प्रयोग हमें वाक्य में पहले करना चाहिए, स्थानवाचक का प्रयोग बाद में करना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, जो आज की कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि देखिए हिंदी में कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि मैं ये कहूं कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ, बड़ा ध्यान से आपको इस बात को सुनना है। यदि मैंने आपसे कहा कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ, तो आपका उत्तर किसी सन संवत होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी भाषा का जन्म तब से हुआ जब से हिंदी भाषा ने कारक चिन्हों का प्रयोग करना शुरू किया। जैसा कि हम जानते हैं कारकों का क्रम क्या है, कर्ता, फिर है कर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्ता, कर्म, फिर मैंने बोला करण, फिर बोला मैंने संप्रदान, फिर मैंने बोला अपादान, फिर मैंने बोला संबंध, फिर मैंने बोला अधिकरण, और फिर मैंने बोला संबोधन। तो साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारक प्रकरण हिंदी भाषा का प्राण है। बिना कारक के हिंदी भाषा की, बिना कारक चिन्ह के हिंदी भाषा की संकल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कारक प्रकरण जब पढ़ूंगा उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कारकों का 2 तरह से क्रम है। कारकों का जो पढ़ने का जो क्रम है वो क्या है, पढ़ने का क्रम यही है, कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, संबंध का के की, अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन हे, ओ, अरे। तो यहां पर इसी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में 8 ही तो कारक है, 8 ही विभक्तियां हैं। कोई पुस्तक कुछ भी के मानक दृष्टि से यदि मैं बात करूं, 8 ही विभक्तियां हैं, 8 ही कारक हैं, न कम है न ज्यादा है। कुछ विद्वान हिंदी पढ़ाते समय संस्कृत वाले नियमों को यहां पर जो है उनके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, वहीं पर विद्यार्थियों का अहित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, विभक्तियों की संख्या 7 है, लेकिन वहां पर जो कारक की परिभाषा जो दी गई है, उस कारक की परिभाषा के अनुसार संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता।
ये आपको ध्यान रखना है। और इस दृष्टि से 6 कारक हो गए संस्कृत में और 7 विभक्तियां हो गई, क्योंकि संबोधन कारक की जो विभक्ति है उसको संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। हिंदी में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है, कान खोल के आपको इस बात को सुनना है। हिंदी में 8 ही कारक हैं, 8 ही विभक्तियां हैं, तो कारकों का पढ़ने का क्रम यही है। लेकिन वाक्य में कारकों का प्रयोग किस प्रकार करें, कारकों का क्रम, पढ़ने का क्रम मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 जो मैंने नंबर लिखे हैं उसी के साथ हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन वाक्य में जब हम इस कारकों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार इस बात को पूछा जाता है। साथियों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में मैंने अभी जैसा कि बताया कि पहले यदि संबोधन सूचक किसी शब्द का प्रयोग है तो हमें संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद में कर्ता और अंत में कर्म, इधर क्रिया आती है, हम जानते हैं ऐसा प्रयोग होता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संबोधन के बाद में हिंदी वाक्य संरचना में संबंध कारक का प्रयोग पहले करते हैं और संबंध के बाद में कर्ता का, और फिर जो है उल्टे क्रम से इसका हम प्रयोग करना चाहिए हमें। अधिकरण कारक, उसके बाद में अपादान, और उसके बाद में संप्रदान, उसके बाद में करण कारक, उसके बाद में कर्म कारक, और उसके बाद में क्रिया का प्रयोग होता है। हमें ऐसे ध्यान रखना चाहिए। साथियों, हिंदी में पहले संबोधन का प्रयोग होगा, फिर संबंध कारक, क्योंकि संबंध कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता, कर्ता से होता है। और यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब जब हम प्रयोग की दृष्टि से हम बात करेंगे तो 8 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 2 और 6 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 2 नंबर। तो ये कर्ता है आपका और ये कर्म है। कर्ता और कर्म के मध्य कारकों का क्रम जो है वो होता है 7 5 3 2, 7 5 4 3। पहले संबोधन, फिर संबंध, फिर 1 नंबर जो है वो कर्ता और 2 नंबर जो है कर्म। कर्ता और कर्म के मध्य पहले अधिकरण, फिर अपादान, फिर संप्रदान और फिर करण कारक का प्रयोग हमें करना चाहिए। मैंने एक वाक्य लिखा है, इस वाक्य को आप देखिएगा। मैंने एक वाक्य लिखा है, हे राम, गंगा तट पर दशरथ पुत्र राम ब्राह्मणों को अयोध्या से आकर अपने हाथ से गाय देता है। साथियों, यदि मैंने आपसे इसमें पूछूं कि यहां पर हे राम क्या है, तो हे राम क्या है, बोलो, संबोधन है। अब ये गंगा तट पर क्या है, अधिकरण है। तो यहां पर कहां पर देता है, क्रिया कहां पर घटित हो रही है, गंगा तट पर। तो गंगा तट जो है वो अधिकरण है। तो संबोधन के बाद में तो वाक्य में यदि संबंध कारक का प्रयोग हुआ है तो हमें संबंध कारक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये वाक्य अशुद्ध है, खैर हमें इसको शुद्ध करना है तो हम क्या लिखना चाहिए हमें, हे राम, फिर आगे क्या लिखूंगा, देखिए दशरथ पुत्र राम, यहां पर राम करता है और दशरथ पुत्र किसका पुत्र है, दशरथ का। इस कर्ता का संबंध है दशरथ पुत्र। तो हे राम, इस वाक्य का सही क्रम ये होगा, दशरथ पुत्र राम। फिर यहां पर देखो संबंध, संबोधन आ गया, फिर संबंध कारक हो गया, कर्ता राम हो गया, अधिकरण कारक क्या है, बोलो, गंगा तट पर। तो इस वाक्य का सही जो क्रम है वो इस प्रकार से होगा, गंगा तट पर। फिर उसके बाद में अधिकरण के बाद में अपादान, वो कहां से आया, देखो, अयोध्या से आकर, अयोध्या से आकर, अयोध्या से आकर, ये वाक्य में अपादान है क्योंकि कहां से अलग हुआ है, अयोध्या से। फिर संप्रदान, ब्राह्मणों को। साथियों, इस वाक्य में ब्राह्मणों को जो है वो संप्रदान है, कर्म कारक नहीं है। बहुत सारे भोले भाले साथी कर्ता ने कर्म को रट करके जाते हैं और परीक्षक इसी बात को पूछता है। मैंने कहा कि राजा ब्राह्मण को धन देता है, इस वाक्य में आया हुआ जो ब्राह्मण है वो कर्म कारक नहीं है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का मुख्य चिन्ह के लिए होता है, लेकिन को विभक्ति का प्रयोग भी वहां पर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। हे राम, दशरथ पुत्र राम, हे राम या हे मनुष्यों, दशरथ पुत्र राम गंगा तट पर अयोध्या से आकर, फिर क्या होगा, बोलो, ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मणों को क्या हो गया, संप्रदान हो गया। तो पहले हमने संबोधन लिखा हे राम, फिर हमने संबंध कारक दशरथ पुत्र, फिर हमने कर्ता राम, अधिकरण गंगा तट पर, अपादान कहां से आया था, अयोध्या से, फिर संप्रदान हो गया ब्राह्मणों को, इस वाक्य में संप्रदान है ब्राह्मण। फिर करण कारक क्या है, तो अपने हाथ से, अपने हाथ से।
यहां पर देखो संप्रदान के बाद में करण कारक का प्रयोग करना चाहिए। और क्या देता है? गाय। और देता है क्या? बोलो क्रिया। तो इस वाक्य का जो शुद्ध क्रम होगा वो होगा, हे राम, दशरथ पुत्र राम गंगा तट पर अयोध्या से आकर ब्राह्मणों को अपने हाथ से गाय देता है। साथियों, वाक्य में कौन और किसने से प्रश्न करने पर जिस बात का उत्तर मिलता है, कौन और किसने, कौन और किसने से जो वाक्य में क्रिया के साथ कौन और किसने लगाकर प्रश्न करोगे, उत्तर में जो पद आएगा वो कर्ता पद होगा। ये ध्यान रखिएगा। और क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको, इससे उत्तर करने से, क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको जोड़ने से जो उत्तर आएगा वो कर्म कारक होगा। मैं आपको बता चुका हूं। फिर यहां पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा कहां पर से जो उत्तर आएगा वो अधिकरण कारक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें। यदि मैं इस वाक्य में कहूं कहां पर देता है, तो गाय कहां पर दी जा रही है? गंगा तट पर। तो ये गंगा तट क्या हो गया? अधिकरण। यदि मैंने कहा कहां से आकर के देता है, तो यहां पर देखो अयोध्या से आकर, तो ये कहां से जो उत्तर मिलता है वाक्य में सदैव वो अपादान कारक होता है। हमें विभक्तियां रट करके नहीं जाना है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, वो तो आपको आरंभ में सिखाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। लेकिन हमें आगे जब वाक्य में उसका प्रयोग होता है तो किस प्रकार से हमें उसको समझना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। क्रिया के साथ कौन और किसने से उत्तर आएगा कर्ता, क्या और किसे किसको क्रिया के साथ जोड़ करके जो पद उत्तर में आएगा वो वाक्य का कर्म होगा। कहां पर से जो उत्तर आएगा वो अधिकरण होगा, सदैव ध्यान रखिएगा। और कहां से जो उत्तर आएगा वो अपादान होगा। यहां पर आपको एक ध्यान रखना है, किसको, दान इत्यादि अर्थ में क्रिया के साथ में यदि किसको जोड़ करके प्रयोग करोगे तो वो संप्रदान कारक होगा। और साथियों, मैंने आपसे क्रिया के साथ किससे जोड़ करके प्रश्न करोगे तो वो क्या होगा? आपका करण कारक होगा। और क्या जोड़ करके प्रश्न करोगे क्रिया से तो वो कर्म कारक होगा। यदि मैं आपसे कहूं, एक बात देखते हैं, कौन देता है? राम। कौन देता है? राम कर्ता हो गया। कहां पर देता है? गंगा तट पर, अधिकरण हो गया। कहां से आकर देता है? अयोध्या से आकर, अपादान हो गया। किसको देता है? ब्राह्मणों को, संप्रदान हो गया। देता किससे? गाय। देने का माध्यम क्या है, साधन क्या है? वो अपने हाथ से दे रहा है, इसका मतलब वो कर्म हो गया। क्या देता है? गाय देता है। तो ये गाय कर्म हो गया। ये आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी भी वाक्य में आए हुए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि को किस प्रकार से पहचानना चाहिए। मैंने आपको एक तरीका दे दिया, इस आधार पर आप इन प्रश्नों को समाधान इन प्रश्नों का कर सकते हैं। साथ ही उसके साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। संबंध कारक हमेशा कर्ता के साथ संबंध विभक्ति, जो जिसको हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं या संबंध कारक कहते हैं, उसका संबंध चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो कभी भी क्रिया से नहीं होता। इसलिए संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया, लेकिन हिंदी के प्रकृति के अनुसार भले क्रिया के साथ संबंध कारक का चिन्ह, कारक का साक्षात सीधा संबंध नहीं हो, लेकिन फिर भी हिंदी में संबंध को कारक भी माना गया, हिंदी में संबंध को विभक्ति भी माना गया। ऐसी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद है ये जो आज की जो कक्षा थी जिसके अंदर हमने एक वाक्य की बात करी, साथ ही पद क्रम, किस प्रकार से हमें पदों के क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है, किस प्रकार पद का जो प्रयोग जो है हम इधर उधर करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, इसके बारे में आज हमने बात करी। आगे की कक्षा में जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, पद संबंधी अशुद्धियां जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन या फिर जो है लोकोक्ति और मुहावरे या फिर वार्तनिक दृष्टि से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उसके बारे में बात करूंगा आगे के व्याख्यान में। जब तक इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से आनंदित होकर पढ़िएगा। दूसरी बात, आपको यदि किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप टेलीग्राम चैनल पर वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सदैव आपको कहता हूं, देखिए मेरा पूरा समर्पण और पूरा स्वाध्याय आप लोगों के लिए है। सदैव प्रयासरत होता हूं कि आपको मेरे माध्यम से कुछ मिले, ये मेरा सौभाग्य। परंतु आप लोग उस चीज का सदुपयोग करें। कई बार कहने के बावजूद भी कुछ विद्यार्थी अनावश्यक रूप से टेलीग्राम पर उत्तर देते हैं या अनावश्यक प्रश्न करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के साथ मैं क्या करता हूं आप लोग भली बात जानते हैं। खैर, आपको खूब शुभकामनाएं और खूब शुभाशीष। इस वाक्य को बड़ा ध्यान से, इस प्रकरण को बड़ा ध्यान से पढ़ें। हार्दिक शुभकामनाएं।